आज हम आपके अध्याय नंबर 4 समांतर श्रेणी का आज सारांश यानी कंक्लूजन। सारांश कंक्लूजन कहने का मतलब है कि आपके जो पूरे समांतर श्रेणी है आज उसको हम एक लेक्चर्स में समझने वाले हैं कि समांतर श्रेणी चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणी क्या होता है और इसमें हम क्या क्या पढ़े हैं, इस सबको आज हम एक क्लास में समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपके पूरे समांतर श्रेणी के अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं और जितनी बेसिक डिटेल है, ये बोलना चाहिए जितने भी टॉपिक है उन सारे चीजों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, तो आज जो है हम जितने हमारे टॉपिक्स हैं और जितने हमारे प्रश्न है उसको हल्का हल्का ऊपर ऊपर रिव्यू टाइप के हम समझेंगे और साथ ही लास्ट में हम आपका आईएमपी प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्या है, आईएमपी है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? ठीक है, क्या है समांतर श्रेणी? तो आपने देखा था कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें पहले पद के बाद जो पद आता है वह क्या होता है, अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है और जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, सार्वधातुक, जिसका नाम है डी। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से डिफिनेशन लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम समझते हैं आपका समांतर श्रेणी। तो क्या है समांतर श्रेणी? वह श्रेणी जिसमें पहला पद के बाद आने वाला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने, वह श्रेणी जिसमें पहला पद के बाद आने वाला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर मैंने लिख दिया पहला 2 4 6 8। ठीक है, उसके बाद आ गया 10। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है जी, यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है हमारा 2, उसके बाद वाला जो पद आ रहा है कौन सा पद है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देख पा रहा हो कि 2 में जब 2 जोड़ो कितना आएगा 4, जब 4 में 2 जोड़ो कितना आएगा 6, जब 6 में 2 जोड़ो कितना आएगा 8 और जब 8 में 2 जोड़ो कितना मिलेगा 10। तो हमारे परिभाषा क्या लिखा हुआ, वह श्रेणी जिसमें पहला पद के बाद आने वाला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ऐसा श्रेणी क्या कहलाता है आपका, समांतर श्रेणी। ऐसा श्रेणी को या ऐसा श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है, ऐसा लिखा है कहलाता है, ऐसा श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर मैं बात करूं, ये जो निश्चित संख्या जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित संख्या का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं जी, सार्वधातुक। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लेंगे निश्चित संख्या का श्रेणी के ना, यहाँ पे श्रेणी लगा दीजिए। ठीक है, श्रेणी के निश्चित संख्या का अंतर को सार्वधातुक कहते हैं। ठीक है, सार्वधातुक या इसी का नाम होता है इंग्लिश नाम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है, डी से स्मॉल डी ना, जिसे स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो डी कैसे निकालेंगे, और डी कैसे निकालते हैं जी, सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, सार्वधातुक डी बराबर ये आपका होता है अगला पद में माइनस कर देंगे पिछला पद को। कोई भी दो पद को लेंगे उसमें अगला पद को जो है अगला पद में क्या कर देंगे, घटा देंगे उसके जस्ट पिछले पद को, तो हमें क्या मिल जाएगा,
सारवंतर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सारवंतर की अगर बात करूं तो आप देख पा रहे हो इस श्रेणी का सारवंतर d बराबर क्या होगा। जैसे कि मैं ले लूं इस वाले पद को, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद, तो क्या होगा, ये दूसरे पद में मैं क्या करूंगा, पहला पद को माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा सारवंतर धन का 2। जैसे कि अगर मैं इन दोनों नंबर को लूं 4 और 6 को, ठीक है, तो अगला पद क्या है 6 और पिछला पद क्या है 4, तो 6 में 4 घटेगा मेरा कितना आ जाएगा 2। अगर इन दोनों पद को लूं तो इसमें अगला पद क्या है 8 और इसका पिछला पद क्या है ऋण 6, घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि जब इसको मैं और आगे बढ़ाते जाऊंगा तो इसी तरह क्या होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। आपको यहाँ पर दो चीज सीखने को मिल रहा है। पहला क्या सीखने को मिल रहा है कि कैसे हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। दूसरा आप ये देख पा रहे हो इनके बीच का जो डिफरेंस है, या बोलना चाहिए पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे क्या मिल रहा है आपको, अगला पद प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। उसके पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। सारवांतर जो होता है, ठीक है, सारवांतर जो होता है आपको, सारवांतर जो है आपको धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य, ऋणात्मक व शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, प्राप्त होता है, ठीक है। सारवांतर जो है क्या क्या होता है जी, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य, ये तीनों होते हैं, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, ठीक है ना। अब जो है हमने क्या किया, समांतर श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, समांतर श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, अब समांतर श्रेणी के प्रकार देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी के जो है दो प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला जो पद होता है यह आपका कहलाता है परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा होता है इसमें अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, या ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा श्रेणी जिसमें अंतिम पद हमको दिया रहता है, वह क्या कहलाता है आपका परिमित समांतर श्रेणी। परिमित कहने मतलब फिक्स्ड होना चाहिए, पदों की संख्या जो है फिक्स्ड होनी चाहिए, तो पदों की संख्या फिक्स्ड यानी अंतिम पद आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसके दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, परिमित मतलब जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो, पदों की संख्या फिक्स रहेगी यानी आपको अंतिम पद दिया रहेगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा श्रेणी जिसमें अंतिम पद हमको दिया रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए जैसे लेते हैं 2 4 6, इसको मैं क्या करता हूं, ये अंतिम में किसका कितना है, ये 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। और उदाहरण के जैसे देख लो 5 10 15, ये ऐसे करते करते आपका जा रहा है, मान के चलो ये 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमित समांतर श्रेणी। अब परिमित समांतर श्रेणी किसे बोलेंगे, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या फिक्स ना हो, अर्थात इसमें अंतिम पद हमको ना पता रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। देखिए उदाहरण के जैसे कि इसी को मैं लिख दूं 2 4 6 8, ये क्या हो रहा है, एंड सो ऑन, डेश 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 आगे बढ़ रहा है। दूसरा देखिए 5 10 और इसी को मैं लिख दे रहा हूं 15, ये मान के चलो ऐसे डेश 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 करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेश डेश जो होता है ना, एक्चुअल में डेश जो होता है ऐसे लगता है, ये 3 डॉट लगा फिर गैप रहता है फिर डॉट लगता है फिर आगे ऐसे रहता है, ये एक्चुअल में ये डेश 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 जो पढ़ते हैं ना, ये डॉट 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 रहता है, 3 3 के पेयर में रहता है। इसका मीनिंग होता है पहले डॉट बोलता है आगे, दूसरा डॉट बोलता है इसी, और तीसरा डॉट जो बोलता है हमें ये तरह, मतलब आगे इसी तरह, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ये एंड सो ऑन, एंड सो ऑन आगे इसी तरह, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, आगे इसी तरह, इसका मतलब होता है, मतलब ये श्रेणी, ये जैसे पद जैसे चल रहा है ना, वैसे क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका मीनिंग होता है एंड सो ऑन, ठीक है, आगे इसी तरह, ठीक है, समझ में आएगा यहां तक। अब देखिए, अब हमने समझ लिया समांतर श्रेणी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित और एक हो गया अपरिमित। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, समांतर, समांतर श्रेणी का
सामान्य रूप ना बोले, बुक में आपका लिखा हुआ है व्यापक रूप, ये व्यापक रूप, ठीक है। इसी का एक और कहीं कहीं मिलता है आपको, सामान्य रूप भी बोलते हैं, या इसी का एक और नाम होता है मानक रूप, ठीक है। लेकिन आपके बुक में जो है व्यापक रूप लिखा हुआ है, लेकिन इसको और कई तरीके से और लिखे जाते हैं, सामान्य रूप और मानक रूप, ठीक है। इंग्लिश इसका नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, जब क्या हो आपका ए क्या रहा है प्रथम पद और डी आपका सार्वंतर हो, ठीक है। ए क्या रहेगा प्रथम पद, डी सार्वंतर रहेगा, तब आपका श्रेणी का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा, या आगे इसी तरह, ठीक है ना। तो क्या पढ़ते हैं, डॉट डॉट को हिंदी में पढ़ोगे तो आगे इसी तरह, और अगर आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ए जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ए जो है आपका, ये जो ए जो है ये आपका प्रथम प्रथम पद, या इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये दोनों जो है ये आपका कहलाएगा द्वितीय पद, सेकेंड टर्म, और ये जो है आपका कहलाएगा तृतीय पद, थर्ड टर्म। ये जो आपका कहलाएगा फोर्थ पद, या फोर्थ टर्म जो है चौथा पद फोर्थ टर्म कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसी में हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी का एनवां पद, ठीक है। समांतर श्रेणी का एनवां पद, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवां पद, जिसको जो है हम ए और नीचे में छोटा सा एन लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। ये ऐसा नहीं है, ये अंग्रेजी वाला एन वाला नहीं है, ठीक है। ये ए, इसके बाद छोटा सा नीचे में एन लिखेंगे, ए छोटा सा एन लिखेंगे, ठीक है। ये होता है एनवा पर, नीचे में, ये यहाँ पर, ये बड़ा नहीं ऊपर में नहीं, ये ऐसे नीचे में। कई बच्चे तो ऐसे ऊपर में लगा देते हैं, ठीक है। ये पावर में भी नहीं रहेगा, घात नहीं है, ये कहाँ लगेगा, ये नीचे आपके आधार में लगेगा, ठीक है। ये वाला छोटा है, ध्यान रखेंगे इसको लिखने का। तो एन जो है आपका एनवा पद है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए धन एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद। ये जहां क्या है, जहां आपका ए एन जो है ये है समांतर श्रेणी का एनवा पद। देखो सश्रेय मतलब होता है समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म है समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। एन जो है आपका पदों की संख्या है, उस समांतर श्रेणी में कितने पद है, ठीक है। ए जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, और डी जो है आपका समांतर श्रेणी का सार्वंतर है, ठीक है। क्या है, सार्वंतर है। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया। अगला पद, कोई भी दो पद ले लोगे, कोई भी दो पद ले लोगे उस समांतर श्रेणी का, और अगला पद में उसके पिछले पद को, दो लिए हो ना, दो ठो कोई भी, जैसे कि इसमें का दो कोई उठा लोगे, ये बीच का कोई भी दो लो, इन यहां से ले सकते हो। तो अगला वाला पद कौन सा है, ये, और पिछला वाला पद कौन सा है, ये। तो अगला पद में आपको पिछला वाला पद को घटाना है, ठीक है। तो अगला पद में ऋण करेंगे हम पिछला पद को, ये, तब हमारा क्या मिल जाएगा, समांतर श्रेणी। श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, उस श्रेणी का कोई भी पद, दो पद उठाइए, और अगला पद में जो है आप पिछला पद को घटा दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा, आपको डी मिल जाएगा। और मैंने क्या बताया हुआ है, जो सार्वंतर जो होता है आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्राप्त हो सकते हैं, वह आपके श्रेणी पर डिपेंड करेगा, श्रेणी पर निर्भर करेगा कि आपका श्रेणी कैसा दिया हुआ है, श्रेणी जो है किस प्रकार का है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, हाँ अच्छा, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बताना भूल गया। अगर यहीं पर क्या रहा है आपका अंतिम पद दिया रहा है, या इसको बोलते हैं अंतिम पद हो, अंतिम पद एल, या यहाँ पे क्या रहा है एनवा पद रहे, एनवा पद को ही क्या बोलते हैं जी, एनवा पद को ही समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई श्रेणी चल रहा है, ये A1, ठीक है, A2, A3, A4, A5, ऐसे करते 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 कहां तक जा रहा है, AN तक जा रहा है, ठीक है ना। तो अंतिम पद क्या होगा इसका, एनवा पद ही हो गया भाई, पदों की संख्या क्या है एन, तो इसका अंतिम पद क्या कहलाएगा, एनवा पद कहलाएगा। तब की स्थिति में जो होगी, अगर आपको अंतिम पद दिया रहा है, क्या दिया रहा है, अंतिम पद दिया रहा है,
तब इस फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एन की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर अंतिम पद दिया है तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एल बराबर एल हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म, इसीलिए इसको क्या नोट करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, तो जब आपका अंतिम पद क्या रहे, एनवा पद रहे, तो ये जो फार्मूला है कैसे बन जाएगा, एल बराबर ए धन एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में क्या किया हुआ है, आपके बुक में जो है इसको जो है एल को जो है एन करके ही लिखा हुआ है और एनवा पद लेके चला है, तो ये इसको जो है हम ऐसे समझ सकते हैं, जब एन बराबर अंतिम पद जब आपको दिया रहा है तो उसके एल बराबर करके ए धन एन माइनस वन डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला सूत्र क्या हो, जब आपको क्या रहे यहाँ पर ए और डी दिया रहा है, ए एन और डी दिया रहा है, तब की स्थिति में एनवा पद निकालने का सूत्र है। ठीक है, और मान लो किसी केस में इधर बीच का ये तीन चीज हो गया, इस तीन में से कोई एक ना देके इसको दे दे, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इसको जो है अंतिम पद या एनवा पद लेके यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और आगे आप जो है सॉल्व करोगे। ठीक है, हाँ एक चीज मैं और बता दूं, इसमें कितने अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू मतलब अज्ञात मान, तो इसमें जो है चार प्रकार के अज्ञात मान है। देखो, एक तो एनवा पद, एक हो गया प्रथम पद, दो, अब पदों की संख्या हो गया एन, तीन, और चौथा क्या है, डी। तो जब भी आपको पूरे आपके इस बुक में या कहीं बुक बोलना चाहिए, इस अध्याय में जहां भी आपको प्रश्न आएगा एनवा पद से रिलेटेड, तो आपको इसमें से एक चीज नहीं दिया रहेगा, बाकी तीन आपको दिया रहेगा इन चारों में से। ठीक है, तो जो नहीं दिया रहेगा उसको आपको क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, उसको आप ज्ञात करेंगे इस फार्मूला का उपयोग करके। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, अब हम जो है अभी जो पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो क्वेश्चन लिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कहीं ना कहीं ये भी आए हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, हालांकि मैंने डेट मतलब एक ईयर जो है मेंशन नहीं किया यहाँ पे, और अगर ये नहीं आता तो इससे रिलेटेड टाइप का तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप हाफ ईयरली बोलो, अर्धवार्षिक बोलो, तिमाही बोलो, या तो फिर वार्षिक बोलो। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो पहला जो है एक उदाहरण मैंने लिया, तीनों जो है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है और इसमें जो है 10वां पद पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इसमें प्रथम पद, क्योंकि हमें जो है चार चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, यहाँ पर चार है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर कैसे निकालते हैं जी, सार्वंतर होता है आपका अगला पद में घटा देंगे हम पिछला पद को, अगला पद में हम जो है घटा देंगे पिछला पद को। अब इस समांतर श्रेणी का कोई भी कहीं से भी दो पद उठा लीजिए, जैसे कि मैंने रेंडमली उठा लिया। देखो एक्चुअल में उठा दे तो है शुरू से उठा दे, इसमें मैं शुरू से उठा ले रहा हूँ, इसमें बात कर ले लूंगा। शुरू से मैं उठाया तो पहला और दूसरा पद में अगला पद कौन सा है, 7, और पहला पद कौन सा है, उसके पिछला पद कौन सा है, 4। तो अगला पद में घटा दो पिछला पद को, इन दोनों पद को लिया तो अगला पद ये है, पिछला पद ये है, अगला पद में घटा दिया पिछला पद को, तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक बार घटा के देता हूँ। जब 7 में 4 जाएगा तो धन का 3 बचेगा, तो डी बराबर जो है यहाँ का आ जाएगा धन का 3। ये आपको डी मिल गया। अब देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब एन यहाँ पर क्या है, कितने पद का निकालना है, 10। तो आपको 10वां पद यानी A10 की जो है वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद का सूत्र होता है आपका, एनवा पद एन बराबर ए धन एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, 10 बराबर ए क्या है आपका प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 4 धन एन, ये हो जाएगा 10 ऋण 1, और डी की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो A10 बराबर कितना आ जाएगा, 4 धन, ये घटेगा तो 9, और यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 धन 9 9 9 18 9 27, ये ठीक है। तो A10 बराबर कितना हो जाएगा, 27 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31। ठीक है, ये तो अतः आपका उत्तर हो गया, उत्तर समांतर श्रेणी का 10वां पद, समांतर श्रेणी का 10वां पद A10 बराबर आपका आ जाएगा 31। ये ऐसे आपको बोला 10वां पद, तो ऐसे आप याद करोगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को थोड़ा सा कठिन कर दिया इस क्वेश्चन में, कठिन नहीं है एक्चुअल में यही काम करना, लेकिन यहाँ पे पद को बोल दिया एमवा पद निकालिए। ठीक है, यहाँ आपको एक समांतर श्रेणी दिया गया है 2 6 8, और इसका आपको एमवा पद ज्ञात करना है। काम सेम करना है, यहाँ पर
जो है n की जगह 10 रखे हैं, यहाँ पे n की जगह m रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे a प्रथम पद क्या है 2, d देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, कोई भी दो पद ले लीजिए आप समांतर श्रेणी का कहीं से भी, तो मैं जैसे कि ये और दोनों पद को ले लिया, तो इसमें अगला पद कौन सा है, ये वाला 10, और इसका पिछला पद कौन सा है, ये 6। कोई भी दो पद लेंगे तो अगला पद में आप पिछला पद को घटा दीजिए, तो घटाने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, सार्वंतर होगा, डी होगा। एन क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, यहाँ पर क्या निकालना है, एमवा पद, तो एन बराबर एम हो जाएगा, और आपको ए एन की जो है वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र होता है आपका ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एमवा पद क्या होगा, ए एम हमें निकालना है एमवा पद, तो एन की जगह रख देंगे हम एम, और यहाँ पर ए क्या है आपका 2 है, धन एन क्या हो जाएगा एम माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, ठीक है। तो आपका ए एम बराबर हो जाएगा 2 धन, अब गुणा होगा तो ये 4m, और ऋण का क्या हो जाएगा, ये 4 इसके साथ गुणा होगा तो ये 4m, इसके साथ गुणा होगा तो ऋण 4। अब देखिए यहाँ पर ए एम बराबर ये धन का 2 और ये जो है ऋण का 4, तो धन और ऋण आता है तो क्या होता है, हमेशा घटता है, धन और ऋण रहेगा तो कभी भी तो हमेशा घटेगा, तो बड़ी संख्या क्या है 4, 4 में 2 घटे कितना बच जाएगा 2, ठीक है। और अगर घटता है तो चिन्ह कौन सा लगता है, जो बड़ी संख्या में चिन्ह है, तो बड़ी संख्या कौन सा है 4, 4 में कौन सा चिन्ह है ऋण, तो यहाँ पे रह जाएगा ऋण, ठीक है। कभी भी धन और ऋण रहे तो हमेशा संख्याएं घटेगी, और बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा, तो ऋण 2 धन 4m ये। और आपने बहुपद में पढ़ के आया हुआ है कि पहले हम अचर पद को पहले क्या करते हैं, घात के हिसाब से जमाते हैं ना, बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, फिर उसके बाद लास्ट में अचर पद, तो यहाँ पर एम क्या है समझो, यहाँ पे एम आपका अचर है, सॉरी चर है, ठीक है। यहाँ पर एम क्या है आपका चर है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बहुपद के साथ जब इसको जमाएंगे तो ये हो जाएगा 4m ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम पहले क्या लिखते हैं, चर को लिखते हैं, और अगर 2-3 चर है तो उसके घात के हिसाब से जमाएंगे, पहले बड़ा घात फिर छोटा घात फिर छोटा घात और लास्ट में अचर, तो यहाँ पे चर है इसलिए पहले लिखा जाता है, ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आपका उत्तर आ गया समांतर श्रेणी का एमवा पद, समांतर श्रेणी का आपका एमवा पद ए एम बराबर 4m ऋण 2 होगा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और इसको जो है आप आईएमपी टिक कर लीजिए, ये जो है आईएमपी ही है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका बेसिक के साथ साथ ये प्रश्न ऐसे है कि इसको एग्जाम में अगर देता है तो आपका पूरा बेसिक क्लियर कर लेगा, आप क्या जानते हो समांतर श्रेणी के एनवा पद के बारे में, ठीक है। ये प्रश्न आईएमपी करिए, प्रश्न आया हुआ भी है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में भी आया गया है, कई बार तिमाही परीक्षा में भी आ गया, कई बार अर्धवार्षिक परीक्षा में इस प्रश्न को दे दिया है, क्योंकि ये जो है आपके पूरे समांतर श्रेणी के नॉलेज को मतलब चेक कर लेता है कि आप क्या जानते हो। देखिए कैसे, सबसे पहले प्रश्न को मैंने इसलिए पूरा यहाँ लिख दिया, प्रश्न आपको बोल रहा है क्या समांतर श्रेणी, प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 डेश डेश, या इसको क्या पढ़ेंगे आगे इसी तरह, इंग्लिश में पढ़ोगे तो एंड सो ऑन, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग जो है गलत लिखते हैं, लिखने को मैं भी गलत लिख दिया हूँ, एक्चुअल में बिंदु बिंदु होता है, ये लाइन कर दे, हम अपनी सुविधा के लिए जल्दी लगाने के लिए कर दिए, और उसमें भी कैसे लगता है 3 डॉट लगेगा, 3 पॉइंट, उसके बाद ऐसे फिर थोड़ा सा गैप करने के बाद फिर 3 पॉइंट लगे, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसे लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका तरीका होता है ये, ठीक है। चलिए, और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बता ही रहा हूं, तो ये 3 डॉट ही लगा दिए, मतलब उधर का ये लगाने की जरूरत नहीं है, 3 डॉट ही पूरा मीनिंग क्लियर कर दिया, आगे इसी तरह और ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम जो है अच्छा दिखाने के चक्कर में लगाए जाते हैं लंबा लंबा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, तो ये हो गया क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 आगे इसी तरह जो बढ़ रहा है श्रेणी वैसी बढ़ेगा, का कोई पद, देखो क्या पद बोल रहा है, का कोई पद 301 है, क्या इसका कोई पद, बता नहीं रहा कौन सा पद है, क्या कोई पद 301 है, कारण सहित लिखिए, अगर है तो बताइए क्यों है, नहीं है ये भी बताइए क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न को, अगर आपको कभी पूछे क्या ये इसका पद है, तो आप बोलोगे नहीं, आप मान के चलोगे, माना इसका अंतिम पद 301 है, आप अंतिम पद मानोगे, क्योंकि देखिए
एक समांतर श्रेणी का जब निकालने जब हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पे ये, तो हमें इसमें कितने चीज की जरूरत रहती है? 4 चीजों की जरूरत रहती है, जिसमें एक वैल्यू हमको नहीं दिया रहता। पहला देखिए, यहाँ पे आपको प्रथम पद दे दिया है, डी हम निकाल लेंगे। अब बताइए एन दिया है पदों की संख्या? नहीं दिया है। अंतिम पद दिया है क्या? कहाँ दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है ना क्या, तो एन तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि श्रेणी कैसा है, कैसा अपरिमित श्रेणी है, आगे बहुत सारे पद है, कितने पद है नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ये मान लेंगे कि इसका अंतिम पद क्या है, 301 है। तो देखो अंतिम पद हमने मान लिया, ए मिल गया, डी मिल गया, और एन जो है हम निकाल सकते हैं। तो कभी भी आपसे ऐसा क्या वाला है, या इसका अंतिम पद शून्य होगा, या इसका अंतिम पद ये दिया हुआ है, समझ में आ गया? उस टाइम में अंतिम पद लेके चलना है, या इसका ये पद होगा कि नहीं होगा। जैसे कि प्रश्न बोला नहीं यहाँ पे, क्या समानता से कोई पद है, तो कोई पद है पूछा तो उसको आप हमेशा अंतिम पद मान के चलोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम ये मान लेते हैं यही खत्म हो जाएगा श्रेणी। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, एन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कभी भी जब हल करेंगे तो आप समांतर श्रेणी जो आपको दिया गया है उसको लिख लेंगे 5, 11 और 17, 23, आगे इसी तरह ये। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए आप मान लेंगे पहले ना, माना समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर, और इसी को क्या लेते हैं जी, अंतिम पद को हम क्या लेके चलते हैं, एनवा पद। अंतिम पद को ही क्या मानते हैं, एनवा पद। तो अंतिम पद बराबर एन जो होगा एनवा पद। अंतिम पद एक्चुअल में क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। जितने पद हैं लास्ट को क्या बोलते हैं, एनवा पद। तो यहाँ पर अंतिम पद एन बराबर आपका क्या होगा, एन एनवा पद। ठीक है, तो इसको मान लेंगे कि 301 है ये। अब देखिए ये समांतर श्रेणी 5, 10, 17, 13 और इसका अंतिम पद 310 है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 301। गलती हो गई, 310 बोल डाला था, क्या हो जाएगा 301। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमने ले लिया 301। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रथम पद क्या निकल जाएगा आपका 5, और सार्वंतर निकाल लीजिए, तो कोई भी दो पद ले लीजिए। तो शुरू और दूसरा को लिया, तो दूसरा में मैं पहला घटा दूंगा, तो 11 में 5 जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 7। अब यहाँ पे एन क्या है, एन आपको नहीं पता, तो एन बराबर यहाँ पे एन रखेंगे। एन की वैल्यू जो है आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या आपको नहीं पता। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे अंतिम पद जिसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 301, हमने ये मान के चला हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं एनवा पद। एन का सूत्र क्या जानते हो, ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू यहां से रख देंगे 301। प्रथम पद आपको कितना मिल गया, 5। एन हमको नहीं पता, एन ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू है धन का 6 ये। अब इसको हल करिए, 301 जब 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, धन ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा डी। 301 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 296। ठीक है, 296 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, एन माइनस 1। तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम, 6n, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। ठीक है, अब इसको मैं इधर लाऊंगा, देखिए 296 को जब मैं इधर लाऊंगा तो इसमें मैं 6 जोड़ूंगा ये। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इधर हो गया 6n, तो ये आपका हो जाएगा 6 जुड़ेगा 2, एक आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 302, और इधर हो जाएगा 6। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा, ये 302 हो गया, और नीचे में बटा में आपका आ जाएगा 6। ठीक है जी, नीचे बटा में ये कोई गुणा है, ये गुणा है, तो गुणा, अच्छा सॉरी, हाँ तो प्लस ही कर रहा हूँ, चिन्ह जो है गलती से माइनस लग गया। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह थोड़ी सी भूल गया था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर जुड़ेगा तो इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6n है। ठीक है, अब n को यहाँ रखूंगा, 6 को इधर लेगा, इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसको कटाइए, तो देखिए जब इसको कटाऊंगा तो पूरा 6 से तो कटेगा नहीं, 6 5 30, 2 बच जाएगा, तो जितना कटेगा उतना कटा देता हूँ। 3 से देखो कट जाएगा, ये 3 से नहीं जी 2 से कटेगा, 2 से, तो 2 तिया 2 एकम, 1 बच गया, 2 पंचे फिर 2 एकम। अब देखो 151/3 आ गया एन की वैल्यू। अब इससे आगे ये नहीं जाएगा, देखो 3 से कटाओगे कटेगा ही नहीं ऊपर वाला, 3 5 6 15 और 1 आ गया। ठीक है, तो
देखिए इसको जब आगे हम और सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आएगा दशमलव में। अब मुझे बताइए, जैसे कि मैंने दशमलव में इसको लाऊंगा, चलो आगे आपको मैं बता देता हूँ लाके, तो ये हो जाएगा 3 3 5 6 15, फिर क्या लगेगा दशमलव, 3 3 9, 3 3 9, ये जाएगा। अब मुझे बताइए क्या समांतर श्रेणी में कोई पद 5.3 होता है? एन क्या है आपका? एन क्या है पहले इसको समझिए। एन क्या है आपका? यहाँ पर पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है एन। एन क्या है आपका? पदों की संख्या है। क्या समांतर श्रेणी में 5.3 पद होता है? समांतर श्रेणी में या तो पहला पद होगा, या तो दूसरा पद होगा, या तो तीसरा पद होगा, या तो चौथा पद होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में 3.5 पद हो ही सकता, या क्या 151/3 पद होता है? नहीं होता। तो समांतर श्रेणी में जो पदों की जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं होती है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या नहीं होती? परिमेय संख्या नहीं होती है। कैसी संख्या होती है? 1 2 3 4 कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा देता हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं, इसको आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे, चूंकि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता है, अतः n बराबर 351/3 पदों की संख्या नहीं होगी। पदों की, अच्छा या ऐसा चलो लिख दो, कोई बात नहीं, पदों की संख्या, ये ज्यादा लंबा नहीं हो जा रहा है जी, ज्यादा लंबा नहीं हो जा रहा है, इसको शॉर्ट कर देते हैं। अतः 301 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। कोई पद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसी संख्या मिल रहा है आपको? परिमेय संख्या मिल रहा है। कैसी संख्या मिल रहा है जी? ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, और आपको पता है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कैसे होती है? धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है ना, अतः 301 जो होगा समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी, जब इधर देखिए, जब इस समांतर श्रेणी में 301 को जो है अंतिम पद में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, अंतिम पद में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका पदों की संख्या कितनी आ जा रही है? परिमेय संख्या आ जा रहा है, और ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अतः 301 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। 301 पद नहीं जी, समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। हाँ ठीक भी तो है, समांतर 301 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ठीक है, हमने इनो पद मान के चला, अंतिम पद लेके चला, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपका? परिमेय संख्या आ गया, तो इसलिए ये कोई पद नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो लिखियो इसको। देखिए अब हमारा टॉपिक है समांतर माध्य, और ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से एक प्रश्न जो है फिक्स है आपका, हमेशा पूछे जाते हैं समांतर माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समांतर माध्य क्या है, फिर उसके बाद हम 2 क्वेश्चन देखेंगे समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना स्मॉल ए कैपिटल ए बी। ठीक है, समांतर तीनों राशियां, ठीक है, ए तीनों राशियां समांतर श्रेणी में है। ठीक है जी, तीनों राशियां समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तब जो कैपिटल ए होगा, बीच का जो होगा, ठीक है, ये जो है आपका समांतर माध्य, समांतर, अच्छा ठीक ठीक, समांतर श्रेणी में है, तो ए समांतर माध्य ऐसा लिख लेते हैं इसको। तब ए बी का समांतर माध्य ए होगा। ठीक है, ए बी का समांतर माध्य क्या होगा? ए होगा। स्मॉल ए और स्मॉल बी का समांतर माध्य ए होगा। अब देखिए इसको, ये क्या है? तीनों राशियां क्या है जी? समांतर श्रेणी में है। इसका कहने का मतलब इन दोनों का, अगर मैं बोलूं D1, ठीक है, तो इन दोनों का सारांतर क्या होगा? ए माइनस स्मॉल ए, और इन दोनों का समांतर माध्य क्या होगा? दूसरे और तीसरे का
d2 बराबर क्या होगा b माइनस ए। और आपको पता है किसी श्रेणी में समांतर जो सर्वांतर जो होता है दोनों क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों पद का सर्वांतर क्या होगा a माइनस है और इन दोनों पद का सर्वांतर क्या होगा b माइनस है। और किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस ए जो है बराबर हो जाएगा आपका b माइनस ए। ठीक है, तो कैपिटल ए को जब इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा धन का a और ये b और ये हो जाएगा धन का a। ठीक है, तो 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा b धन a। इसी को लिख सकते हैं a बराबर b a धन b बटा 2। ये आपका क्या कहलाएगा समांतर माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई एक श्रेणी लिया हमने a कैपिटल ए बी, ये क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा a बराबर a बटा b बटा सॉरी a धन b बटा 2 होगा। इसका कहने का मतलब दो राशियों का समांतर माध्य उस दो राशियों का समांतर माध्य उनके योग का आधा होता है। क्या बोला मैंने दो राशियों का समांतर माध्य उनके योग का क्या होता है आधा होता है। ठीक है ना, उनका योग करके आधा कर देंगे। देखिए समांतर माध्य जो कैसे निकालते हैं उदाहरण से, पहले ये वाला उदाहरण समझते हैं इजी वाला। तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे माना दो राशि दिया तो a बराबर ले लीजिए 8 और b बराबर मान लीजिए आप 12। तो समांतर माध्य का सूत्र है हमने भी क्या देखा ये है आपका a धन b बटा 2। वैल्यू पुट करिए a बराबर हो जाएगा 8 और b बराबर हो जाएगा 12 और 12 बटा हो जाएगा आपका 2। तो 8 में जब 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20, 20 बटा हो जाएगा 2। जब कटेगा तो 2 एकम 2 शून्यम तो ये हो जाएगा आपका 10। ये है आप इसका समांतर माध्य आपका निकल जाएगा 10। ठीक है, इसका समांतर माध्य निकालिए तो a बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 धन 1 और b बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 ऋण 1। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होगा इसका तो समांतर माध्य का पहले सूत्र लिख लिए a धन 2 बटा a धन b बटा 2 और तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू वर्गमूल 2 धन 1 और b की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 2 ऋण 1 पूरे का बटा 2। यहाँ पर देखिए धन 1 ऋण 1 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा मतलब शून्य हो जाएगा जब उसमें घटेगा तो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 जुड़ेगा तो 2 वर्गमूल 2 और बटा है 2 तो 2 एकम 2 तो ये आपका आ जाएगा वर्गमूल 2। तो यहाँ पर आपका समांतर माध्य क्या मिल जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, ठीक है, हमने तो अभी समांतर माध्य निकल लिया। क्या आपको समझ में आया समांतर माध्य क्या है एक्चुअल में? देखिए एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक मैंने क्या किया एक मैंने श्रेणी ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया समांतर श्रेणी ले लिया। जैसे कि देखिए मैंने ले लिया 5 और यहाँ पे कोई एक नंबर है और यहाँ मैंने ले लिया 7। ठीक है, ये मान के चलो कि समांतर श्रेणी में है। क्या है ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ पर की वैल्यू निकालना है तो ये क्या करूंगा मैं 5 धन 7 बटा 2 करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा दोनों जुड़ेगा तो 12 बटा 2 और जब कटेगा तब ये मेरा आ जाएगा 6। ये तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। तो एक्चुअल में समांतर माध्य जो है इन दोनों राशियों के या बोल सकते हो इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताता है। समझ में आया इसका बीच कौन होगा। जैसे कि देखो 5 और 7 के बीच में कौन सा होगा 6 होगा। तो कैसे तो क्या करेंगे हम इसका क्या करेंगे 5 और 7 का जो है हम समांतर माध्य निकालेंगे। जो समांतर माध्य आएगा वही उसकी बीच की क्या होगी राशि होगी। तो समांतर माध्य क्या है एक्चुअल में समांतर माध्य आपको उन दोनों संख्याओं या उसको हम लोग बोलते हैं गणित में उन दोनों राशियों की बीच की राशि को बताता है समांतर माध्य जो दो राशि आपको दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर a और b दो राशि दिया हुआ है तो a और b के बीच की जो राशि होगी वो क्या होगा आपका समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है, क्लियर समांतर माध्य। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे कोई समांतर श्रेणी दिया गया है उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे। योग का इंग्लिश नाम होता है सम। ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी का n पदों का योग इसका सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 धन 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पहला सूत्र। ठीक है, जब क्या रहे जब आपको अंतिम पद दिया रहे। ठीक है, जब
अंतिम पद, अंतिम पद या इसी को बोलते हैं एनवा पद दिया रहे। एनवा पद मतलब एन की वैल्यू दिया रहे, दिया हो, तब के कंडीशन में ये जो सूत्र है ये आपका हो जाता है एन बराबर एन बटा 2, ये आपका हो जाता है ए धन ए एन, ठीक है। या ए लिखोगे तो एन बराबर एन बटा 2, ये हो जाएगा ए धन एन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए एन जो है बराबर है आपका एल का, ठीक है, और एल क्या है आपका लास्ट पद, ठीक है। देखिए जहां एन क्या है, एन पदों का योग है, ए क्या है आपका, ए आपका श्रेणी का प्रथम पद है, डी क्या है समांतर श्रेणी का आपका सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, और अगला पद में माइनस करते हैं, पिछला पद को घटाते हैं, ठीक है। एन क्या है आपका पदों की संख्या है, ठीक है, ये हो गया। और ए एन आपका है एनवा पद, ठीक है, और एल को हम लोग बोलते हैं या इस अंतिम पद, ठीक है। एक्चुअल में एनवा पद ही क्या होता है आपका अंतिम पद होता है, दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया कौन क्या है। अब देखिए आपको एक प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर उदाहरण के लिए 2 धन 4 धन 6 अप टू डेश डेश, ये कहां तक जा रहा है आपका, कहां तक जा रहा है नहीं दिया है, ये बोला कि 10 पदों तक, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते आगे जाएंगे, 10 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हल सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे, तो ए आपका क्या होगा 2 प्रथम पद, डी क्या होगा द्वितीय पद में घटा दो पहले पद को, ये आ जाएगा 2। पदों की संख्या कितना पद बोला है 10, एन बराबर हो जाएगा 10, यानी आपको एस 10 की जो है वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एनवा पद के लिए नीचे में एन लिखते हैं ना, उसी प्रकार एस एन भी लिखते हैं। एस एन कहने का मतलब होता है एन पदों तक का योग, और एस नीचे में 10 लिखिए, इसका मतलब होता है 10 पदों तक का योग, ठीक है। यहाँ पर हम जो ये सूत्र जानते हैं, ये वाला सूत्र लगा देंगे एन पदों के योग वाला, एन बटा 2, 2 ए धन एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस 10 बराबर क्या होगा आपका, यहाँ जहां जहां एन लिखा है वहां पे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 2 धन, ये हो जाएगा 10 ऋण 1, डी की वैल्यू है धन 2। सो एस 10 बराबर क्या होगा आपका, कटेगा 2 1 कम 2 पंचे, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 दूनी 2 दूनी 4 धन 9, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आगे आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 धन 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ेगा कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 22, और 22 का गुणा 5 के साथ कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, एक आ गया, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। तो एस 10 ये तो 10 पदों तक का योग, अतः 10 पदों तक का योग, एस एन बराबर या सॉरी एस 10 बराबर आपका आएगा 110। जब इस श्रेणी के 10 पदों को जोड़ोगे तो इसका कितना आएगा, योग कितना आएगा 110 आएगा, ठीक है ना। देखिए अधिकतर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है एनवा पद और एन पदों के सम में, एनवा पद और एन पदों का सम, इन दोनों में ये एन पदों का योग, इंग्लिश में बोलते हैं सम, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर एनवा पद और एन पदों का सम, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक उदाहरण से। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे उदाहरण ले लिया 2 4 6 8, ये मान के चलो मैंने एक उदाहरण ले लिया, ठीक है ना। मैं आपको बोलूं इसमें का दूसरा पद, ठीक है, क्या बोलूं मैं, दूसरा पद, तो दूसरा पद कहने का मतलब एनवा पद को ए एन लिखते हैं और एन पदों के सम को क्या लिखते हैं जी, एस एन लिखते हैं। तो मैं आपको बोलूं दूसरा पद, तो ए 2 कितना होगा यहाँ पे, तो दूसरा पद मतलब दूसरे जगह पे कौन है, पहले ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, या प्रथम ये, द्वितीय, तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है। तो दूसरा पद यानी दूसरे जगह पे कौन है, दूसरे के स्थान पे कौन है 4, तो आपका दूसरा पद क्या होगा 4, ठीक है। अब दो पदों दूसरे पद का योग, दूसरे पद तक योग, दूसरे पद तक योग, ये देखिए S2, इसका मीनिंग क्या होगा, दूसरे पद तक, X2 कहने का मतलब
आप पहले पद से जोड़ना प्रारंभ करोगे, दूसरे पद तक जोड़ोगे, तो मतलब पहला पद क्या है 2 और दूसरा पद क्या है 4, दोनों को जोड़ो कितना जाएगा 6। तो यहाँ पर A2 अगर बोलूं तो क्या है 4 है, और S2 बोलूं इसका मतलब क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है एनवा पद, उस पद को बताना, और S2 मतलब उस पदों तक योग कितना होगा उसको बताना। ठीक है, ये क्या बताता है योग को। तो S2 कहने मतलब शुरू से। अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा दूसरा पद, ये कहां से जुड़ता है प्रारंभ से दूसरे पदों तक का, मतलब S2 बोल रहा हूं मतलब प्रारंभ से दूसरे पद तक योग। अगर S10 बोल दूं तो प्रारंभ से शुरू से 10 पदों तक का योग। ठीक है, पूरे जितने नंबर दिए उन सारे नंबर को जोड़ना और क्या कहलाएगा योग, और ये क्या कराता है उसके पद को बताता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, एनवा पद और इन पदों का सम में, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए आईएमपी क्वेश्चन टिक लगा लीजिए आप लोग आईएमपी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये जो है आप सबसे पहले आ जाइए इधर स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताया था कि जो सार्वंतर जो होता है, कई कई बार पूछ देते हैं सार्वंतर का अर्थ क्या है या सार्वंतर बराबर क्या है, तो आप बताएंगे उसमें कि अगला पद में जब हम क्या करते हैं पिछला पद को घटाते हैं तो क्या मिलता है अपने को सार्वंतर मिलता है। आप ये ध्यान रखें। और सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, डिनोट मतलब प्रदर्शित। ठीक है, और सार्वंतर क्या क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। ये 3 चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आप बढ़ते जाइए, आगे आप बढ़ते जाएंगे तो समांतर सड़ी के एनो पद ये सूत्र है तो याद रखेंगे ही रखेंगे। आप अपने बुक का उदाहरण नंबर 4, 5 और 6, ठीक है, और उसके साथ साथ ये 8 भी को टिक लगा लीजिए, 8 को हो गया। और उसके बाद 10वां नंबर का बड़े क्वेश्चन में 10 नंबर उदाहरण नंबर 10, इसको भी टिक कर लीजिए। देखिए प्रश्नावली 1 में जो आपका सही विकल्प दिया है और जो उसके बाद दूसरा दिया है ये क्या है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जा सकते हैं इसको। ठीक है, सही विकल्प वाला और कौन सा समांतर श्रेणी है कि नहीं है कारण बताइए, तो ये आपका एक आध नंबर में आ सकता है। ठीक है, हाँ उसके बाद प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 तक कर लीजिए और 10 तो है उसी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसमें देख लेंगे आपका जो है 13, 13 को 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब एक एक बार देख लेंगे। ठीक है, हाँ 19, 20, 19 और 20 जो है ये वेरी आईएमपी में आएगा और 21 जो है मोस्ट आईएमपी है। ये पेपर में बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा, उन जो आपका 21 वाला जो है बोर्ड परीक्षा में आ गया। ठीक है, 2018 में आया हुआ है। अभी 19, 20 को अभी बीच में एक बार दिया हुआ था, तो 19, 20 और 21 जो है ये तीनों मोस्ट आईएमपी वाले आपके प्रश्न है। और इधर जो है आपका, इधर सुन लीजिए जो छोटे वाला जो प्रश्न है ये 2-3 नंबर के लिए है ना, और बड़ी वाली जो प्रश्न है ये आपका अर्धवार्षिक और तिमाही बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उनमें ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए समांतर माध्य से एक प्रश्न आएगा ही आता है ऐसा टाइप का है, तो उदाहरण नंबर 11 और प्रश्नावली 2 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को वेरी आईएमपी कर लीजिए, इतना आप देख लेंगे इसमें का। ठीक है, एक एक बार, हालांकि सेम टाइप वाले हैं। और इसमें देखिए उसके बाद आप समांतर श्रेणी के योग में उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 17 जो है उसको वेरी आईएमपी कर लीजिए क्योंकि हटके क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप प्रश्नावली 3 में, तो देखिए इधर सुनिए मेरी बात को, समांतर श्रेणी के योग निकालिए, प्रश्न को कहीं भी अल्टरनेट चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो आप लोग समांतर श्रेणी के योग कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मोस्ट आईएमपी की बात करूं तो इसमें जो है आपका प्रश्न नंबर 10, 13, 14, 15, ठीक है, और 11, 12, 11, 12 क्या करता है कई बार आपको एक नंबर में भी उसको घुमा के दे देता है उसी प्रश्न को। तो आप जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतना को मोस्ट आईएमपी वेरी आईएमपी में टिक कर लीजिए। और ऊपर का जो है आप कैसे आप समांतर श्रेणी के योग निकालते हैं इसका कम से कम एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना जो है आपके लगभग तिमाही हो गया, अर्धवार्षिक हो गया और बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी प्रश्न, अगर इतना को आप देख लेते हैं तो आपका लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बस आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ।